Good afternoon. Good afternoon. चालू करते हैं। See fixed income chapter, fixed income subject निकालो। I will be starting from the practical portion। जो practical portion है, वो मैं चालू करूँगा। किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है तो ग्रुप में भेजना। Okay, so we are starting this chapter, starting this subject called fixed income. Fixed income मतलब bonds, right? Unfortunately अपने इंडिया में ज्यादा हमारा परिचय है नहीं बॉन्ड से,
राइट। बट वर्ल्ड ओवर जो दो मेन एसेट क्लासेस होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है फिक्स्ड इनकम, राइट। तो फिक्स्ड इनकम मतलब बॉन्ड्स। अपना ऐसा नहीं कि परिचय नहीं है, बट हमारे यहाँ फिक्स्ड इनकम मतलब FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। तो you look at any individual, right? At least somebody who is middle age or of a higher age, उसका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें काफी बड़ी जो अमाउंट होगी वो फिक्स्ड इनकम में होगी। अब या तो FD की हो, या कोई सैलरीड बंदा है, या इवन बिजनेस वाले लोग हैं, वो PF या PPF में काफी पैसा डालते हैं। तो PF या PPF का कॉर्पस है, उसमें हार्डली 10% इक्विटी में जाता है, और वो भी पिछले 5-6 साल से, वरना तो वो फुल्ली फिक्स्ड इनकम में ही जाता है, राइट। तो हमेशा वर्ल्ड में जो फिक्स्ड इनकम का मार्केट है वो बहुत बड़ा है, राइट, वो बहुत बड़ा है। और उसका एक मेन कारण ये है कि हमेशा हर एक कंट्री में सरकार को तो बोरोइंग की जरूरत जनरली पड़ती ही है। एवरी गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो। कल बजट आएगा, राइट, तो देखो गवर्नमेंट का बोरोइंग कल, शायद कल का कल नहीं बट थोड़े दिनों में आएगा, बोरोइंग कितना करने का है। तो बोरो कैसे करते हैं? बॉन्ड से करते हैं, राइट। बट क्या है कि हम डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, हम जनरली हमारा एक्स्ट्रा पैसा बैंक में रखते हैं या म्यूचुअल फंड में रखते हैं, फिर वो लोग बॉन्ड्स में डालते हैं पैसा, राइट। तो वी आर लाइक इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स। बट एज यू गो अलोंग, तो इंडिया में भी बॉन्ड मार्केट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एज वेल एज अदर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो जो चैप्टर है, सॉरी जो सब्जेक्ट है, उसमें पहले 2 या 3 जो चैप्टर है ना वो इंट्रोडक्शन है। पहले 2 या 3 जो है वो तो इंट्रोडक्शन है, वो हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। तो अभी रीडिंग 44 से चालू करना है, अभी रीडिंग 44 से चालू करने का है। ये कौन सी बुक है? बुक 5 है, बुक 4 है। हाँ बुक 4 है। पेज नंबर कौन सा है? 245। यस, पेज 245। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन एनुअल कूपन बॉन्ड, राइट। तो उसका कुछ एग्जांपल दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड विद सेमी एनुअल कूपन पेमेंट, ठीक है। तो इन लोगों ने जो एग्जांपल दिए वो आप लोग कर सकते हो घर पे, मैं मेरे हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं, और बेसिक्स आपको टर्मिनोलॉजी भी समझना पड़ेगा। सो लेट अस से, आपने FD का सर्टिफिकेट देखा होगा, सपोज ऐसा FD में लिखा है कि ₹1000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, कि इतने रुपए मैंने अभी डाले हैं। तो बॉन्ड में इसको क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू या पार वैल्यू, राइट। फिर जो 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए नाम है कूपन, उसके लिए नाम है कूपन रेट, राइट। मतलब 1000 पे 8%, मतलब 80 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो 5 ईयर है, दैट इज द मैच्योरिटी या टेन्योर है, राइट। और कुछ नहीं लिखा है तो समझने का कि ये एनुअल है, मतलब जो ब्याज है वो हर साल में एक बार आपको मिलेगा, राइट। तो ₹1000, 8%, 5 ईयर
एनुअल, राइट। तो ये एफडी जैसे होती है ना, ऐसे ही सारे डिटेल लिखे होंगे, बट दिस इज अ बॉन्ड। एफडी और बॉन्ड में फर्क क्या पड़ता है कि एफडी का अगर ये सर्टिफिकेट है तो मैं किसी को बेच नहीं सकता। अगर 5 साल है तो मेरे को 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। उससे पहले अगर पैसे चाहिए तो वही पर्टिकुलर बैंक में जाना पड़ेगा और प्री मैच्योर विड्रॉल, कुछ पेनल्टी लगेगी और पैसे वापस मिल सकता है। लेकिन अगर ये बॉन्ड है तो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो मैं किसी को बेच सकता हूँ, तो जब खरीदने बेचने की बात आएगी तो वी नीड टू फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू, राइट। सपोज ये सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा है, ये बॉन्ड है, मैंने कल ही लिया, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे। अब आज मेरा कुछ यूज आ गया है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं मनन से बात कर रहा हूं कि तू ये सर्टिफिकेट खरीद ले, बराबर, एंड ही इज इंटरेस्टेड, तो ये मैं उसको बेचूंगा। लेकिन सवाल ये है कि मैंने बैंक को कितने रुपए दिए थे, 1000। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मनन मेरे को 1000 ही दे, उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा रिक्वायर्ड रेट पे। रिक्वायर्ड रेट मतलब क्या, इट इज द एप्रोप्रिएट मार्केट रेट, ठीक है। ये मनन ये चीज खरीद रहा है तो मनन क्या देखेगा कि आज उसको 1000 रुपए डालने हैं, तो मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सपोज ये इंस्ट्रूमेंट है, वो कोई पीएसयू बैंक का है, मतलब रिस्क फ्री है, कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, तो मनन एटलीस्ट देखेगा ना कि अलग अलग बैंक्स में क्या रेट मिल रहा है, क्या है, करेक्ट। तो मान लो कि अभी वो जो रिसर्च करता है तो उसमें रिक्वायर्ड रेट आ रहा है 9%, मतलब सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स में मार्केट में 9% ब्याज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपका बायर है वो इतना एक्सपेक्ट करेगा कि अदर प्लेसेस आई कैन अर्न 9%, so here also I should be able to earn 9%, right। तो ये क्या हुआ, रिक्वायर्ड रेट हुआ। और रिक्वायर्ड रेट को दूसरा एक नाम है YTM, yield to maturity। रिक्वायर्ड रेट का एक दूसरा नाम है yield to maturity। तो अपने पास अगर इतना है तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी इसमें कैश फ्लोज क्या होंगे, 1000 का 8% मतलब 80, 80 आपको 5 बार मिलेगा, राइट, एनुअल है, और लास्ट में 1000 रुपीज भी मिल जाएगा। तो लास्ट वाला जो है वो प्लस 1000 हो जाएगा, करेक्ट, लास्ट वाला जो है वो प्लस 1000। और फाइनेंस में वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो ये जो कैश फ्लोज आने वाले हैं T1, T2, T3, T5, 1 से 5 साल के जो कैश फ्लोज आने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए रेट चाहिए, रेट क्या है 9%। तो मैन्युअली करोगे तो क्या होगा, 80 डिवाइड बाय 1.09 रेज़ टू 1, फिर 80 डिवाइड बाय 1.09 स्क्वायर क्यूब 4 5, और लास्ट में तो 80 नहीं 1080 होगा। बट कैलकुलेटर पे हम कर सकते हैं, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू दिस ऑन अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर। तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर में की स्ट्रोक्स क्या होंगे, जो लास्ट में आ रहा है 1000 रुपए वो एफवी, जो लास्ट में आ रहा है 1000 रुपए वो एफवी, जो पीरियोडिकली आ रहा है 80 वो पीएमटी, जो रिक्वायर्ड रेट है 9% वो आईवाई, करेक्ट, वो आईवाई कितने बार आएगा, 5 बार, 5 इज एन कंप्यूट टीवी 960 1.103। तो वो जो 1000 का चीज है वो
मैं बेचूंगा बनन को तो 961 में मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा खेलो, ये जो बॉन्ड है उसमें IY इज इक्वल टू 9 लिया तो वैल्यू आया 961, बराबर। फिर 8 लो और 7 लो और देखो वैल्यू क्या आ रहा है। हम्म, 8% में क्या आया 1000 और 7% पे 1041 एग्जैक्ट 0, ठीक है। सो this gives us many important properties of how bond prices react to interest rates। अगर किसी को इंटरेस्ट है, कल बजट आएगा, बराबर। अब कल ना बजट आएगा ना तो उसमें फिस्कल डेफिसिट का नंबर आएगा, बराबर। तो फिस्कल डेफिसिट पुराने बजट में तो 3-3.5 का टारगेट था, वो तो सब इट हैज ऑल गॉन फॉर अ टॉस बिकॉज़ ऑफ कोविड, तो मे बी 5-6% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट सपोज कल निर्मला सीतारामन बोले कि भाई फिस्कल डेफिसिट 7% या 8%, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, बराबर। तो कल बॉन्ड मार्केट खुला होगा, तो अगर बजट में ऐसा कुछ है विच शोज के बोरोइंग ज्यादा होगा तो जो रेट है ना वो कल बढ़ जाएंगे और बॉन्ड के जो भाव है ना वो कम हो जाएंगे, राइट। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ रेट इंक्रीजेस वैल्यू या प्राइस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, इजंट इट। यहां पे हमने रेट घटाए तो भाव बढ़ गया, इजंट इट, फ्रॉम 961 टू 1041। अगर आप रेट घटाते हो तो भाव बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा, वो पहली चीज है। दूसरी चीज के जो पार वैल्यू है, पार वैल्यू या फेस वैल्यू है 1000, राइट। तो अगर रिक्वायर्ड रेट कूपन रेट जितना है, रिक्वायर्ड रेट इज इक्वल टू कूपन, तो वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, इजंट इट। कूपन रेट 8% था, अगर मार्केट में रिक्वायर्ड रेट भी वही है तो आपका वैल्यू भी फेस वैल्यू जितना ही आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट ज्यादा है, अगर रिक्वायर्ड रेट कूपन से ज्यादा है, एंड यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, कि जैसे हमने पहला जो लिया था कूपन 8% है लेकिन मार्केट में तो 9% मिल रहा है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट अनअट्रैक्टिव हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट अनअट्रैक्टिव हो गया ना, तो इसलिए जो वैल्यू होगा वो लेस देन फेस वैल्यू होगा, 1000 से कम आएगा, राइट। एंड वाइस वर्सा, अगर रिक्वायर्ड रेट कम है तो फेस वैल्यू से हमारा वैल्यू ज्यादा आएगा, जैसे यहाँ पे 1041 आ रहा है। इज दिस क्लियर? ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा,
दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि सी आप लोग यहां से सोचना चालू करो कि अगर रिक्वायर्ड रेट 8% है तो भाव 1000 है, बराबर। अगर आपने 1% रेट बढ़ा दिया, अगर आपने 1% रेट बढ़ा दिया, 8 का 9% कर दिया, राइट, तो प्राइस में कितना रिडक्शन हुआ? 39 जितना हुआ, राइट। लेकिन अगर रेट 1% कम कर दिया तो भाव बढ़ा, कितना बढ़ा? 39 क्या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा 41 बढ़ा। तो दिस इज ऑलवेज अ प्रॉपर्टी के फॉर एन इक्वल चेंज इन रिक्वायर्ड रेट, price increase will always be more than price decrease। भाव में जो बढ़त होगी अपने में कितनी हो रही है? 41। वो प्राइस डिक्रीज जो है उससे हमेशा ज्यादा होगी। ये 38.9 है और वो 41 है, करेक्ट। सो दिस इज ऑलवेज अ प्रॉपर्टी, ऐसा ही होगा। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? ओके। फिर दूसरी चीज रब करूं ये सब। कि जनरली जो बॉन्ड होते हैं ना प्रैक्टिकली, वो एनुअल के बदले जनरली सेमी एनुअल होते हैं। क्या होते हैं? सेमी एनुअल, मतलब साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, राइट। जैसे एफडी या क्वार्टरली होती है अपने इंडिया में, ब्याज हर 3 मंथ्स पे मिलता है, राइट। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो मोस्टली सेमी एनुअल होते हैं। तो सेमी एनुअल होगा अगर यही बॉन्ड, तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि फ्यूचर वैल्यू तो अगेन 1000 ही रहेगी, लेकिन जो आपका पीएमटी है वो 8 के बदले 4%, मतलब 40 रुपए साल में 2 बार मिलेंगे, और एन 10 हो जाएगा, 5 के बदले 10, राइट। और बाकी तो वही है जो आईवाई है, जो आपका आईवाई है, सपोज रिक्वायर्ड वाज 9%, तो उसको भी आधा करना पड़ेगा, तो 4.5 एंड यू कंप्यूट पीवी। तो थोड़ा फर्क होगा, हमने जो आंसर लिया था ना उससे थोड़ा फर्क होगा, 960.44, ठीक है। तो दिस इज योर सेमी एनुअल बॉन्ड। समझ में आया सबको? अच्छा, फिर इसके अलावा दूसरे 2 बॉन्ड्स भी होते हैं। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड? मतलब बीच में ब्याज कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट। सपोज ₹1000 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, बराबर। और रिक्वायर्ड रेट वही 9% है, रिक्वायर्ड रेट इज 9%, करेक्ट। तो हर साल कुछ नहीं मिलेगा, सीधा 10 साल के बाद 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, मतलब अगर ऐसे कर रहे हो तो फ्यूचर वैल्यू 1000, पीएमटी 0, एन इज 10,
IY इज 9 और PV फाइंड कर लो कितना आया 422। तो 1000 का जो है फेस वैल्यू वाला वो अभी 422 में खरीद सकते हो। 10 साल रखो, 10 साल के बाद 1000 रुपए। These are also called डिस्काउंट या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ओके, कम ही आएगा आपका वैल्यू जो है वो पार वैल्यू से कम ही आएगा। और दूसरा जो है वो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, सपोज ₹1000 7% परपेचुअल। परपेचुअल मतलब सिर्फ ब्याज मिलेगा, जो प्रिंसिपल है वो कभी लौटेगा नहीं। और इसमें भी मान लो रिक्वायर्ड रेट 9% है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानते हो तो परपेचुइटी वाला फॉर्मूला, मतलब वैल्यू क्या आएगा एनुअल कैश फ्लो 70 अपॉन रिक्वायर्ड रेट 0.09 ठीक है। These are your different types of bonds। ये हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन जैसा हुआ। अभी आप लोग को हमने जो किया वो 245 है, 246 है, 247 पे 1 2 3 4 5 लिखा है बुलेट्स प्रॉपर्टीज, वो एक बार पढ़ लो। हमने 3 तो आई थिंक कर लिया है डिस्कस, बट एक बार वो पढ़ लो 5। वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो मैंने समझा दिए हैं, डाउट है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा फोर्थ जो है ना वो क्या है कि अगर दो बॉन्ड है, अगर मान लो दो बॉन्ड है, दोनों ही 10-10 साल के हैं, एक का कूपन 5% है और एक का कूपन 7% है, और मान लो मार्केट में रेट बढ़ गया, सपोज आरबीआई ने अनाउंस किया कि हम लोग रेट्स 0.5% बढ़ा रहे हैं, तो रिक्वायर्ड रेट बढ़ जाएगा, तो दोनों बॉन्ड का भाव कम होगा। रेट बढ़ रहे हैं तो दोनों बॉन्ड के भाव कम होंगे, लेकिन ज्यादा असर किस पे पड़ेगा, तो जिसका कूपन कम है उस पे पड़ेगा। एक बॉन्ड 5% वाला है कूपन, एक 7% वाला है, तो जो 5% कूपन वाला बॉन्ड है ना उस पे ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, उसका रीजन है ड्यूरेशन, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी एज अ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और जो फिफ्थ वाला है कि अगर मान लो दो बॉन्ड है, दोनों का कूपन 7% है, एक 10 साल का और एक 15 साल का है, तो ज्यादा असर किस पे पड़ेगा 15 साल वाले, जितना मैच्योरिटी ज्यादा उतना असर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, फिर जो फिगर है 44.1 वो वही है कि जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे मार्केट की, वैसे वैसे आपका भाव कम हो जाएगा, बट यू जस्ट नोटिस दैट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, और वो कर्व मतलब जो तीसरी प्रॉपर्टी थी ना कि भाव में बढ़ोतरी ज्यादा होती है, भाव में गिरावट कम होती है,
मतलब इट इज नॉट 1:1, इसलिए ऐसा शेप है। और ये जो शेप है ना कर्व, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स शेप। और ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी 3 थी, दैट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी। इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी। फिर 248 पे जो टेबल वेबल दिया उसका कोई मतलब नहीं है। और जो फिगर 44.3 है, दैट इज ओके। ये चाहे बॉन्ड अभी डिस्काउंट में है कि प्रीमियम पे है, जब फेस वैल्यू से ज्यादा है कि कम है भाव, वो जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। जब मैच्योरिटी आ जाएगी लास्ट दिन, तो भाव फेस वैल्यू जितना ही हो जाएगा। तो जो भी आपका प्रीमियम या डिस्काउंट है, एज टाइम elapses, that discount or premium becomes lesser, and finally that discount or premium becomes zero, right? क्योंकि टाइम वैल्यू का क्या फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन। तो जब एन 0 हो जाएगा लास्ट दिन, तो क्या पीवी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा ना। तो इसलिए कोई डिस्काउंट या प्रीमियम रहने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। फर्स्ट वाला क्विज करो। यस, टैक्सेशन का कुछ क्या क्या क्या? इसका टैक्सिंग ट्रीटमेंट को और का हर साल आपको जो डिफरेंस हाँ, वो हर एक कंट्री में अलग होता है। यूएस में ऐसा लिखा है कि भले ब्याज मिले नहीं, लेकिन टैक्स भर देने का। हाँ वही इंडिया में से ये आई डोंट, वो सब बहुत कंफ्यूजन टैक्स क्या बहुत भरने का होता नहीं है। अच्छा बट यूएस में ऐसा है,
ये 1000 का 422 है, हाँ तो 680 का जो डिफरेंस है, सॉरी 580 का, वो डिवाइड बाय 10, मतलब इट्स लाइक एवरी ईयर यू आर अर्निंग 58 रुपीज एक्स्ट्रा, तो उसका टैक्स कटेगा। तो जितना हम डिवाइड करते हैं वैसे नहीं कि जो टॉप पे जो नहीं, प्राइस ऐसा उस हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। કૂપન બોન્ડ્સ એટલે એ ટાઈપના બોન્ડ્સ હોય છે ખરા, અને સી એમાં શું છે, ઝીરો કૂપન બોન્ડ એટલે એક ટાઈપની આપણી જે એફડીસ છે એ ક્યુમ્યુલેટિવ ઓપ્શન વાળી છે, તો એ ઝીરો કૂપન બોન્ડ જ છે ને। આપણા ત્યાં બી જે એનસીડીઝ હોય છે એમાં અમુકમાં ક્યુમ્યુલેટિવ ઓપ્શન હોય છે, એટલે ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ઝીરો કૂપન બોન્ડ। Sorry? Perpetual depends, rate સારો એટલે ઘણીવાર આ જે રિક્વાયર્ડ રેટ હોય ને વધારે મળે। ઘણા લોકોને એવું હોય કે આપણે પ્રિન્સિપલની જરૂર નથી પણ એક સ્ટ્રીમ ઊભી કરવી છે એન્ડ yield will be slightly better, જેમ પ્રેફરન્સ છે ને, પ્રેફરન્શિયલ બી એવા હતા ઇન્ડિયામાં નહીં, જે perpetual preference shares હોય એમાં બી ડિવિડન્ડ મળ્યા કરે પણ અસલ રકમ તો પાછી। हाँ हाँ चलो क्विज में क्या है, 1 2 3 4, फर्स्ट में क्या आंसर है, बी फॉर बॉम्बे, सेकंड में ए फॉर अहमदाबाद, 3 अहमदाबाद, फोर्थ में क्या इश्यू है, सी फोर, yes, What the next 3 years? हाँ, so let me see, $1,000 5% 20-year annual pay bond has YTM of 6.5%, मतलब पहले तो ये भाव ढूंढ लेने का, बराबर, ये सारे की स्टॉक डाल के भाव ढूंढ लो, फिर if YTM remains unchanged, how much will the bond increase over next 3 years, मतलब 3 साल चले गए तो 3 साल के बाद भाव क्या होगा, तो 3 साल के बाद मतलब अभी n क्या डालेगा 70, बाकी सारी चीजें वही रहेगी, n 17 डालो एंड फाइंड आउट पीवी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लो, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आएगा, क्या आ रहा है, 13.62 is the answer, okay, हाँ, n 17 लेना पड़ा ना, बोलो आगे जाएं, ऑल ऑफ यू, फाइन। तो नेक्स्ट देखो LOS 44C जो है, define spot rates and calculate the price of a bond using spot rates, so this is an important concept, ये एक important concept है, ऑनलाइन में आजकल ऑडियो ठीक आ रहा है नहीं, थोड़ा बहुत सुधर गया है, see suppose there is ₹1,000 8% 3-year bond, right, annual, तो अब तक हम क्या कर रहे थे कि इसका वैल्यू निकालने के लिए एक रिक्वायर्ड रेट दिया होता था, जिसको YTM भी बोलते हैं, राइट, सपोज YTM 9% था
तो 80 अपॉन 1.09 प्लस 80 अपॉन 1.09 प्लस 1080 अपॉन 1.09 रेज टू 3। भले कैल्सीफाई करें बट दिस इज द लॉजिक, राइट। तो ये एक आंसर आता था, ठीक है। तो दिस इज वन वे। अगर हमको रिक्वायर्ड रेट या वाईटीएम पता है तो ऑब्वियसली दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेशन। बट कई बार हमको जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो कैसी होगी कि हर एक साल का अलग रेट होगा, एंड विच इफ यू एक्चुअली थिंक इज वेरी लॉजिकल। सपोज आप बैंक में एफडी करने जाओ और पूछो क्या रेट है, वो थोड़ा एक रेट बोलता है, बोलेगा 6 महीने तक रखना इतना, 1 साल है तो इतना, 2 साल है तो इतना। तो अलग अलग मैच्योरिटी के लिए जो रेट चल रहे हैं इकोनॉमी में, दोज आर कॉल्ड स्पॉट रेट्स या जीरो रेट्स, राइट। मतलब सपोज मैच्योरिटी एंड जीरो रेट्स या स्पॉट रेट्स, 1 साल का 60% है, 2 साल है तो 8% है, 3 साल है तो 9% है। आपको ऐसे दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन इस तरह से भी हो सकती है, इट इज वेरी लॉजिकल, राइट। तो इन दैट केस बॉन्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा कि जो पहले साल का कैश फ्लो 80, इसमें ये रेट लगेगा, फिर दूसरे साल का जो है 80, उसमें ये रेट लगेगा, और तीसरे साल का जो कैश फ्लो है 1080, उसमें 9% लगेगा, isn't it? और सब में रेट अलग अलग है, तो डायरेक्ट कैलसी फंक्शन यूज नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। करो। Sir. 977.32। बराबर। तो दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ फाइंडिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये अनदर मेथड है, बराबर। हाँ, और एक बार भाव हमने निकाल दिया, सपोज मान लो ये हमको पता ही नहीं है, ये तो हमको पता ही नहीं है, करेक्ट। हमको तो ये इंफॉर्मेशन दिया था, तो हमने प्राइस निकाल दिया। तो अब प्राइस से वाईटीएम निकाल सकते हैं हम, भाव एक बार आ गया तो वाईटीएम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैलसी में कर सकते हो कि एफवी 1000, पीवी में ये वैल्यू लेकिन नेगेटिव लेने का 977.32, एन कितना है 3 है, और पीएमटी कितना है 80 है, तो देन यू कंप्यूट आई वाई 8.89। तो ये जो वैल्यू आई दैट इज योर वाईटीएम, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये जो हमने डिस्कस किया ना, वो पेज 249 पे दिया है, 249 और नेक्स्ट पे, बिल्कुल जल्दी से पढ़ लो, जस्ट गो थ्रू इट।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया उन्होंने भी दिया है, ठीक है। और फिर प्राइस फाइंड करके दे हैव कैलकुलेटेड द YTM, है ना। उनका YTM 4.93% आया, ठीक है। ओके, now we are again moving on to the next LOS 44D, which is very important and interesting. Flat price, accrued interest, full price, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड। फुल प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या चीज है। ओके, सो फुल प्राइस, सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि इसकी जरूरत क्या है, फुल प्राइस क्यों निकालते हैं। सो फुल प्राइस, let us say that suppose 1st January 2020, ठीक है, कोई बॉन्ड इश्यू हुआ, सपोज ₹1000, 8%, 5 ईयर एनुअल बॉन्ड, बराबर। 1 जनवरी को इश्यू हुआ और मैंने खरीदा और बॉन्ड में टर्म्स ऐसा है कि भाई हर साल 31 दिसंबर को आपको आपका कूपन मिल जाएगा, बराबर। कितना कूपन मिलेगा, 80,000 का 8%, 80 रुपीज आपको हर साल मिल जाएगा। और सपोज रिक्वायर्ड रेट इज 10%, रिक्वायर्ड रेट मान लो 10% है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू या वैल्यू फाइंड कर लो, कैलकुलेट करो, मुझे बताओ। 924.18, ठीक है। तो मैंने इतना में खरीदा, राइट। सपोज उस दिन सुबह इश्यू हुआ और मैंने दोपहर को देखा कि रिक्वायर्ड रेट 10% अगर है तो ये भाव है और मार्केट में यही भाव पे मिल रहा था, मैंने ले लिया, राइट। तो मैंने बॉन्ड 924 पे खरीदा, ठीक है। कब खरीदा, 1 जनवरी को, 1 जनवरी आई बॉट। नाउ सपोज 3 months पास, ठीक है, 3 महीने गए, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 1 अप्रैल है 2020, 3 महीने चले गए और आज 1 अप्रैल है 2020। बॉन्ड तो वही है 21,000, 8%, 5 ईयर बॉन्ड, राइट। और मान लो रिक्वायर्ड रेट भी वही है, रिक्वायर्ड रेट भी 10% ही है और मुझे बेचना है, आपको खरीदना है, मुझे बेचना है, बराबर। तो हम लोग नेगोशिएट करेंगे, बराबर। तो आप लोग भाव कैलकुलेट करोगे। अब जब आप भाव कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर में क्या डालोगे, एफपी डालोगे 1000, isn't it? रिक्वायर्ड रेट IY है 10, पीएमटी क्या है 80, बराबर। एन क्या डालोगे,
5 डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो 5 बार कूपन मिलने वाला है ना। सर नो, कूपन कब मिलेगा? 31 दिसंबर को मिलेगा। 5 साल का बॉन्ड है, आपको 5 बार मिलेगा, तो एन क्या डालोगे? 5 डालोगे, तो आंसर तो यही आएगा। आंसर तो यही आएगा ना। मतलब अभी भी प्रेजेंट वैल्यू तो 924.180 दिखाएगा आपका कैलसी, करेक्ट। यू आर द बायर, आई एम द सेलर। क्या मैं ये मानूंगा भाव? नहीं मानूंगा ना। क्यों? मेरा लॉजिक क्या होगा? 3 महीने तो मैंने रखा है, दिसंबर में आपको जो कूपन मिलेगा वो तो 12 महीने का है, लेकिन वो 12 महीने में से 3 महीने तो मैंने रखा है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोलते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। के जो आपका कूपन है 80 रुपए का, वो तो 12 महीने के लिए है, वो तो 12 महीने के लिए है, लेकिन मैं जो सेलर हूं, मैंने कितने महीने रखा? 3 महीने। तो मुझे एक्स्ट्रा 20 रुपए तो मिलना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा 20 रुपए तो मिलना चाहिए, करेक्ट। मतलब एकदम अप्रोक्सीमेट टर्म्स में सोचो तो ये जो 924 है उसमें एक्स्ट्रा 20 रुपया जोड़ना पड़ेगा, राइट। दैट इज द कॉमन सेंस अप्रोच। तो ये अप्रोच सही है, लेकिन बॉन्ड मार्केट में क्या है कि ये लोग एक एक पैसे के लिए लड़ते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक स्टॉक मार्केट, 15% 20% एकदम से मिलेगा, ऐसा नहीं है। एवरी बेसिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जनरली कैसे चलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं ना। ये फंडा तो क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का हुआ, 3/12 कर दिया आपने, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन जो सही में बॉन्ड मार्केट वाले वो क्या करते हैं कि हमको देखना पड़ेगा किस हिसाब से? कंपाउंडिंग के हिसाब से। अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है इसमें 3 मंथ इंटरेस्ट हैज टू बी एडेड, इजंट इट? 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, राइट। और अपना बेसिक जो कैलकुलेशन है, अपना बेसिक जो फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r/100 रेज़ टू n, राइट। तो 3 महीने के लिए फ्यूचर वैल्यू करना है, तो ये जो आंसर है 924.18 इंटू रेट क्या चल रहा है? 10%, तो ये 1.10। और कितने का सवाल है? 3 महीना, मतलब 3/12 0.25, isn't it? 3 months means 0.25 ईयर। तो ये निकालो आप, ये कितना आ रहा है? 946.47, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन होगा सही में वो ये भाव पे होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा वो एक्चुअली ये भाव पे होगा। तो ये जो 946 है दैट इज कॉल्ड फुल प्राइस। तो क्या बोलते हैं? फुल प्राइस या डर्टी प्राइस या इनवॉइस प्राइस, दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स। समझ में आया? ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ गिन रहे हैं वो जो भाव आया दैट इज कॉल्ड द फुल प्राइस, डर्टी प्राइस, इनवॉइस प्राइस। और एक्चुअली उस भाव पे होता है, एक्चुअली उस भाव पे ट्रांजैक्शन होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट। और एक एक्स्ट्रा टर्म है ये फ्लैट प्राइस इज इक्वल टू ये जो फुल प्राइस आई ना माइनस एक्रूड इंटरेस्ट। फुल प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट मतलब 946.47 माइनस ये 20 रुपया, तो 926.47, दिस इज कॉल्ड द फ्लैट प्राइस। उसका प्रैक्टिकली कुछ यूज तो नहीं है, बट ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो फुल प्राइस, एक्रूड इंटरेस्ट एंड फ्लैट प्राइस, ठीक है, ओके। दूसरी दो चीजें, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट हमने गिना ना 80 रुपया इंटू 3/12, ये तो सिंपल लॉजिक है 3/12, बट अगेन बॉन्ड मार्केट में एक एक पैसे का ये लोग हिसाब रखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट देयर आर डिफरेंट कन्वेंशन। कोई लोग क्या बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअल गिनो, ये साल अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, राइट। फिर कौन से महीने में आपने रखा है,
सपोज जनवरी फरवरी मार्च, मतलब फरवरी में 28 दिन थे कि क्या था, तो कई बार ऐसा कन्वेंशन होता है कि एक्चुअल में एक्चुअल, फिर कुछ मार्केट में ऐसा होगा कि नहीं मगजमारी नहीं, 1 महीना मतलब 30 दिन, तो इट डिपेंड्स, वो सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर सेमी एनुअल बॉन्ड है, ये तो मैंने क्या लिया था, एनुअल लिया था, ठीक है, अगर सेमी एनुअल है तो वो तो हमको पता ही है रेट आधे हो जाएंगे और पीरियड डबल हो जाएगा, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। तो ये लिख लो एग्जांपल, और फिर बुक में जो है वो करोगे। बुक में जो 250 251 पेज पे वो करना है, लेकिन पहले ये लिख लो। बॉन्ड प्राइस जो प्रेजेंट वैल्यू पहले था उसका भी थोड़ा गेन होता ना, क्या ये हाँ वो भी थोड़ा पार की तरफ जाता ना थोड़ा बहुत, किसी तरह का जो 1000 है ना, ये डिस्काउंट पर है तो भी थोड़ा कूल होता ना 1000 की तरफ हर साल थोड़ा थोड़ा, वो तो 3 महीने वो तो रेट सेम रहा तो, अच्छा रेट सेम रहा तो ना, प्रैक्टिकली तो बदलते रहते हैं। तो वो 3 महीने में काउंट नहीं करेगा कि मैंने बोल दिया तो थोड़ा, नहीं वो मैंने यहाँ पे रेट सेम रखा है, ये चेंज हो भी सकता है, लेकिन उस डेट पे जो रेट है उसके हिसाब से सब कैलकुलेशन। ना એક્યુરેટ ડેફિનેશન આવી છે, એ ટર્મ નો મીનિંગ એટલે વેલ્યુ આટલી છે કે જે આવી રીતે સિમ્પલ એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ ને that they call accurate। तो हम लोग पे कर रहे हैं वो फुल प्राइस, हाँ ट्रांजैक्शन होगा फुल प्राइस।
इनका एग्जांपल देख रहे हो, सेमी एनुअल আছে না? सर अगर फुल इंटरेस्ट बोला फिर तो ऐसे फाइन और फुल प्राइस बोला है तो इसका क्या नाम है सर? इसका फुल इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो 20 से ज्यादा ही लग रहा है। ये एक्रू इंटरेस्ट का नाम 20 रुपए है, ये तो 20 रुपीस आया हुआ है एक्रू इंटरेस्ट, मतलब इसका यूज क्या है? वो सिर्फ फ्लैट प्राइस निकालने का। अच्छा, पेज 250 पे जो है वो समझ में आ रहा है सबको? हाँ, और लास्ट का जो कैलकुलेशन है उसमें 4% के बदले 2% किया है, 1.02, मतलब 6 महीने की साइकिल है सेमी एनुअल, और इसलिए पावर भी 67 डिवाइड बाय 183 बिकॉज 6 मंथ्स है, सेमी एनुअल है इसलिए। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एनुअल का था, तो इसमें सेमी एनुअल है तो उतना फर्क पड़ेगा। फिर उन लोगों ने एक्रू इंटरेस्ट निकाला, राइट, और फ्लैट प्राइस इज फुल प्राइस माइनस एक्रू इंटरेस्ट, और उसके बाद वाला जो एग्जांपल है वो देख लो एक्रू इंटरेस्ट वाला, ये जो अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं उसके हिसाब से निकाल के दिया है आपको। बोलो ठीक है? ट्रांजैक्शन तो फुल प्राइस पर था, तो सर फ्लैट प्राइस को भी देखो अप्रूव्ड इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेट चाले चाल, कारण के फ्लैट प्राइस पर ट्रांजैक्शन नहीं थे, इट्स जस्ट अ डाउन। तो सर इसका प्रेजेंट वैल्यू जैसे कुछ नहीं होता, इसका ये 20 भी उसको मिलता तो है, ये एंड में नहीं अभी क्या अभी ये एडजस्टमेंट है उतना भाव बढ़ा देंगे ना, मतलब नॉट 20 बट ये जो एक्स्ट्रा तुमको मिला ना, हाँ मोर देन 22 रुपए जितना, तो अभी का अभी मिल गया ना। ओके आगे जाएं, ऑल ऑफ यू कम टू मैट्रिक्स प्राइसिंग। मैट्रिक्स प्राइसिंग करके टॉपिक दिया है, वेरी इजी, कुछ खास है नहीं उसमें।
सी मैट्रिक्स प्राइसिंग मतलब क्या, ये बॉन्ड का प्राइस अगर फाइंड करना है तो हमको YTM चाहिए, राइट। बट कई बार क्या होता है कि YTM अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, ट्रेडिंग उतना नहीं है। तो अगर उतना YTM ट्रेडिंग के कारण अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेडिंग, तो हम दूसरे बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल दिया है, व्हाट दे आर सेइंग, estimating the value of non-traded 4% annual pay, 4% annual A plus rated bond, 3 years maturity, right? He has obtained the following YTMs on similar corporate bonds. तो सारे A plus rated ही है, right? एक 2 साल वाला है जिसका YTM है 4.3%, और 5 साल वाले 2 है, एक का 5.1 है और एक 5.3 है। हमारा जो बॉन्ड है वो तो 3 साल का है, हमारा जो बॉन्ड है वो तो 3 साल का है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये 2 साल वाला तो ये है, 5 साल में 2 है ना, तो इसका एवरेज ले लो, मतलब 5.2%, राइट, 5.2%, ठीक है। और फिर क्या लॉजिक लगाएंगे, ये 2 साल वाला 4.3 है, 5 साल वाला 5.2 है, तो वो मेथड नहीं करते अपने इंटरपोलेशन का, isn't it? कि 2 year is 4.3, 5 year is 5.2, मतलब डिफरेंस अगर लो तो 3 year corresponds to 0.9%, 3 year corresponds to 0.9%, और हमारा तो टारगेट क्या है, 3 साल है ना, तो अगर 2 साल से 3 साल जाना है तो कितना डिफरेंस हो, 1 साल का, राइट। फ्रॉम 2 year to 3 year इफ यू वांट टू गो, तो दिस डिफरेंस इज 1 year, तो 3 ईयर पे 0.9, तो 1 ईयर पे 0.3 आ जाएगा, तो ये जो 2 साल का है 4.3, उसमें 0.3 ऐड हो जाएगा, तो जो 3 साल का बॉन्ड है उसका YTM हम 4.6% ले लें और फिर भाव कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज मैट्रिक्स प्राइसिंग, सिंपल। तो लिख लो और भाव भी उन लोगों को ढूंढा होगा, कर लो। बोलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो। कई बार क्या होता है कि मार्केट में जो YTM होता है ना, वो बताने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि सपोज मैं बोलूं YTM 7% है, वो डायरेक्ट हुआ, और दूसरा मेथड ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे रेट 5% है और उस पे स्प्रेड 2%, तो वो भी 5 + 2 7 हुआ। अंडरस्टैंड, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग। सपोज one way is that XYZ bond has got YTM is equal to 7%, and another is XYZ bond
has got spread of 2%, government bond YTM is 5%. तो मतलब सेम ही हुआ. स्प्रेड मतलब गवर्नमेंट से ऊपर कितना, तो 5 + 2 7. तो हमने जो अभी एग्जांपल किया उसमें डायरेक्ट YTM दिया था, उसके बदले ऐसा भी हो सकता है कि स्प्रेड दिया हो और उसका हमको इंटरपोलेशन करना पड़े. तो ऐसा एग्जांपल है, ट्राई करो नेक्स्ट वाला. कीप दिस इन माइंड एंड ट्राई दैट. See, 5-year US Treasury bond and A-rated corporate bond. So A-rated 5-year. I'm just writing the spread. Spread is 1.16. A-rated 7-year bond. That spread is 1.40%. और हमें जिसका वैल्यूएशन निकालना है वो A-rated 6-year बॉन्ड है. तो सेम लॉजिक के 5 साल पे 1.16% है, 7 साल पे 1.40% है. So in 2 years this is changing by 0.24%. तो 2 साल में इतना हुआ और हमारा टारगेट तो क्या है, 6 साल है. 5 से 6 साल मतलब 1 ईयर. 1 ईयर में 0.12% आएगा. तो 1.16 प्लस 0.12 तो 1.28%. और ये स्प्रेड है, ये स्प्रेड है. 6 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, 6 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, राइट, वो 1.74 है प्लस 1.74. तो YTM आपको मिल जाएगा 3.02%. सिंपल. ठीक है ना. करो, क्विज करो. सॉरी 1.28 स्प्रेड है.
એટલે જે ગવર્નમેન્ટ બોન્ડ છે એનું જે yield છે 1.74 એમાં એડ થઈ આ 0.12 આવે ને 1.16 માં 0.12 એડ થઈ એવરેજ એટલા માટે આમાં ચાલે છે કારણ કે 5 ને 7 નું એવરેજ 6 યર સપોઝ દરેક નંબર એવરેજ માં ના ચાલે ને સપોઝ તને અહીંયા 5 યર ને 8 યર આપ્યું હોય એટલે ભાઈ 6 યર પૂછે તો યુ કેનોટ ટેક એવરેજ એટલે આપણે કોમન મેથડ હા अपना इजी लगती है करो क्विज खत्म करो हो जाए तो बताओ
हो रहा है? Can I discuss? फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट इज ए, ऑल ऑफ यू सबको आया? अच्छा सेकंड सबको दे ही दिया है ना, फुल प्राइस है, अगर इंटरेस्ट है तो उसे माइनस करना है। ओके देन 3 सी आएगा, थर्ड वालों, थर्ड में क्या होगा? ये अपना जो बॉन्ड है इन क्वेश्चन वो 6 साल वाला है, और देखो यार कूपन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू